वो 11 है। अपनी ऐसे ही रहते हैं आगे पीछे। अगला अध्याय शुरू कर दें। जी 48 है ना। जी भैया। उत्पादन एवं व्यवहारिकता समाज में से के लिए अपरिहार्य है। अध्याय 48 और पेज नंबर 243 है ना। और नई वाली किताब में क्या है पेज नंबर, देख लीजिएगा, है ना। 157 है भैया। 157 है ना। तो उत्पादन एवं व्यवहारिकता समाज में से के लिए अपरिहार्य है। अखंडता के बिना सामाजिकता नहीं है। अखंडता के लिए व्यवहारिक विशालता व साधनों की विपुलता अनिवार्य है। तो जो जिसको अपन सामाजिकता कह रहे हैं या अखंडता कह रहे हैं, उसके लिए व्यवहारिक विशालता का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक, है ना। तो व्यवहार की जो विशालता वो अखंड समाज तक। वह साधनों की विपुलता अनिवार्य तत्व है। साधनों की विपुलता आकांक्षा द्वय सीमा में चरितार्थ होती है। व्यवहार की विशालता सामाजिक अखंडता में चरितार्थ होती है। साधनों की विपुलता आकांक्षा द्वय यानी सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होती है। व्यवहार की विशालता सामाजिक अखंडता में चरितार्थ होती है। सामाजिक अखंडता के लिए व्यवहारिक उत्पादन में विपुलता को पाना तथा उसको अक्षुण्ण बनाए रखना अनिवार्य है। सामाजिक अखंडता के लिए व्यावसायिक उत्पादन में निपुणता को पाना, विपुलता को पाना तथा उसको अक्षुण्ण बनाए रखना अनिवार्य है। वस्तु उत्पादन एवं उसकी विपुलता को संयत, नियंत्रित, प्रायोजित एवं उसका सदुपयोग करने के लिए समाज में अखंडता सहित चेतना अपरिहार्य है। वस्तु उत्पादन एवं उसकी विपुलता को संयत, नियंत्रित, प्रयोजित एवं उसका सदुपयोग करने के लिए समाज में अखंडता सहित चेतना अपरिहार्य है। इस तथ्य से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि जो देश या वर्ग विपुल उत्पादन में सक्षम हुए हों एवं व्यवहार विशालता से संपन्न होना चाहते हों, उनका संतुलित, समृद्ध, समाधान एवं सर्वाभीष्ट जीवन को चरितार्थ करने में तत्पर होना ही एकमात्र उपाय है। यही युद्ध, आतंक एवं परस्पर मनुष्यों के भय से मुक्त हो पाने के लिए पर्याप्त है। उत्पादन तथा संग्रह सुविधा के योगफल में मनुष्य का संघर्ष पूर्वक युद्ध में तत्पर होना है, जो असामाजिक सिद्ध होता है। यही सुविधा एवं अतिभोगवादी प्रवृत्ति के उद्गमन के लिए कारण एवं प्रयास की गति है। अर्थात अतिभोग प्रवृत्तिवश अधिक उत्पादन का सामाजिकरण एवं संकीर्णतावश व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं होता है। सुविधा एवं अतिभोगवादी प्रवृत्ति के उद्गमन के कारण एवं प्रयास की गति है। अर्थात अतिभोग प्रवृत्तिवश अधिक उत्पादन का एवं संकीर्णता बस व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन ही सामाजिक एवं व्यवहारिक है तथा संतुलित व नियंत्रित है। यही प्रेमानुभूति योग्य क्षमता का साक्ष्य है। साक्ष्य विहीन उपलब्धि एवं उसके लिए प्रेरणा ही रहस्य है। साक्ष्य विहीन या प्रमाण विहीन उपलब्धि एवं उसके लिए प्रेरणा ही रहस्य है। रहस्य से मनुष्य में तृप्ति नहीं है। रहस्यता की प्रेरणा रहस्यता के लिए नहीं, रहस्यता से मुक्ति के लिए है। रहस्यता की प्रेरणा रहस्यता के लिए नहीं, रहस्यता से मुक्ति के लिए है।
व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप, व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप सद्व्यवहार एवं आचरण ही है। व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप सद्व्यवहार एवं आचरण ही है। ये गुणात्मक परिवर्तन के प्रत्यक्ष लक्षण हैं। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलन एवं समृद्धि पर्यंत अर्थात पूर्णता पर्यंत गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता बराबर अंतर्विरोध बराबर क्रांति, क्रांति संभावना अर्थात गुणात्मक परिवर्तन संभावना बराबर प्रतिभा संपन्नता की संभावना बराबर सामाजिकता की संभावना। व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप सद्व्यवहार एवं आचरण ही है। ये गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष लक्षण है। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलन एवं समृद्धि पर्यंत अर्थात पूर्णता पर्यंत गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता बराबर अंतर्विरोध बराबर क्रांति संभावना अर्थात गुणात्मक परिवर्तन संभावना। किसी के पास नई किताब है क्या? नई किताब? जी भैया, ये वाक्य ठीक है, केवल अर्थात में जो एक बार पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है उसमें। हेलो, सुनीता? जी भैया, आवाज आ रही है? आ रही है, पढ़िए। व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप सद्व्यवहार एवं आचरण ही है। ये गुणात्मक परिवर्तन के प्रत्यक्ष लक्षण हैं। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलन एवं समृद्धि पर्यंत अथवा पूर्णता पर्यंत गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता बराबर अंतर्विरोध बराबर क्रांति संभावना। अर्थात गुणात्मक परिवर्तन संभावना बराबर प्रतिभा संपन्नता की संभावना बराबर सामाजिकता की संभावना है। जहां अर्थात लिखा है भैया, यदि वहां पूर्ण विराम दे दिया जाए तो बात स्पष्ट है। पाठक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ बीच में छूट गया है, क्योंकि व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता बराबर अंतर्विरोध, यहां तक तो बात ठीक है। फिर बराबर क्रांति संभावना अर्थात गुणात्मक परिवर्तन, ये ठीक नहीं है, है ना। तो यदि ये क्रांति संभावना बराबर गुणात्मक परिवर्तन देखेंगे तो व्यक्तित्व प्लस उत्पादन क्षमता आएगा, है ना। व्यक्तित्व प्लस उत्पादन क्षमता बराबर क्रांति संभावना अर्थात गुणात्मक परिवर्तन संभावना बराबर प्रतिभा संपन्नता की संभावना बराबर सामाजिक संभावना। यदि अर्थात की जगह पूर्ण विराम लगा दें भैया, तो क्या ये दो वाक्य अलग अलग रहकर विपरीत तरीके से एक ही बात नहीं कह रहे? फिर आगे लिखा है विपुल उत्पादन अर्थात प्रतिभा संपन्नता प्लस व्यक्तित्व विहीनता बराबर अंतर्विरोध बराबर संघर्ष बराबर प्रतिक्रांति बराबर युद्ध संभावना।
विपुल उत्पादन अर्थात प्रतिभा संपन्नता प्लस व्यक्तित्व विहीनता बराबर अंतर्विरोध। एक में बोला है अंतर्विरोध, यहाँ भी अंतर अंतः अंततः अंतः बहिर्विरोध। हाँ, अंततः बहिर्विरोध, अंतः बहिर्विरोध यानी कि अंतर व्यक्तित्व यानी बहिर्विरोध। इसमें आगे आगे पढ़ लीजिए भैया। ठीक है है ना? ठीक है ठीक है। इसमें व्यक्तित्व और प्रतिभा की परिभाषा दी है। नहीं, वो परिभाषा तो स्पष्ट है, लेकिन ना स्पष्ट है, लेकिन ये पैराग्राफ के ये अध्याय के संदर्भ में ऐसा बताया बाबा जी ने, व्यक्तित्व मायने व्यवहार और प्रतिभा मायने उत्पादन संपन्नता। यदि व्यवहार है या व्यक्तित्व है और उत्पादन विहीनता है तो व्यक्ति में अंतर विरोध रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आप दोनों पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिए, फिर डिस्कस करें। व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप जो है सद्व्यवहार एवं आचरण ही है, ऐसा लिखा है ना। और ऐसे गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष लक्षण है, ये गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष लक्षण है। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलन एवं समृद्धि पर्यंत अर्थात पूर्णता पर्यंत गुणात्मक परिवर्तन का अभाव नहीं है। फिर इसके बाद दो सिचुएशन की बात की है। एक सिचुएशन है व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता, और दूसरी है प्रतिभा प्लस व्यक्तित्व विहीनता, यानी प्रतिभा संपन्न है लेकिन व्यक्तित्व विहीन है। उस स्थिति में अंतर बहिर्विरोध बराबर संघर्ष बराबर प्रतिक्रांति बराबर युद्ध संभावना बराबर असामाजिकता की संभावना है। और यहाँ लिखा है व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता। उत्पादन विहीनता क्यों लिखा है समझ में नहीं आया। तो यदि व्यक्तित्व और उत्पादन विहीनता है तो अंतर विरोध है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर लिखा है बराबर क्रांति या क्रांति संभावना अर्थात गुणात्मक परिवर्तन संभावना। बराबर प्रतिभा संपन्नता की संभावना बराबर सामाजिकता की संभावना। अब अगला पैराग्राफ पढ़िए भैया। विपुल उत्पादन अर्थात प्रतिभा संपन्नता, विपुल उत्पादन अर्थात प्रतिभा संपन्नता प्लस व्यक्तित्व विहीनता। तो दो सिचुएशन है, वो समझ में आ गया मुझे। पहले में लिखा है कि व्यक्तित्व प्लस उत्पादन विहीनता। यदि व्यक्तित्व है लेकिन उत्पादन विहीनता है तो अंतर विरोध तो रहेगा, लेकिन साथ साथ जो है गुणात्मक परिवर्तन की संभावना भी रहेगी, वो प्रतिभा संपन्नता की संभावना रहेगी, जिससे सामाजिकता की संभावना रहेगी। लेकिन यदि विपुल उत्पादन है और प्रतिभा संपन्नता है प्लस व्यक्तित्व विहीनता है, उस स्थिति में कह रहे हैं कि अंतर विरोध रहेगा, संघर्ष बराबर और प्रतिक्रांति युद्ध और असामाजिकता बनी रहेगी, ऐसा कह रहे हैं। तो इसीलिए मतलब जो व्यक्तित्व पहले जरूरी है ना, व्यक्तित्व जरूरी है, ऐसा इससे निकलता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य जीवन में एक अनिवार्य तत्व है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि संतुलन यानी इन दोनों का संतुलन चाहिए, प्रतिभा और व्यक्तित्व का, तभी अंतर विरोध और जो अंतर विरोध और अंतर बहिर्विरोध से मुक्ति हो सकती है ना। फिर आगे है मूलतः मनुष्य मूलतः जीवन में विरोध मूलतः मनुष्य जीवन में विरोध व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का असंतुलन है। यही अंतर्विरोध एवं बहिर्विरोध है। अंतर्विरोध बहिर्विरोध में प्रकट होता है, बहिर्विरोध अंतर्विरोध के कारण होता है। प्रतिभा का परिचय उत्पादन अर्थात व्यवसाय में एवं व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में होता है। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का अंतर्विरोध व्यक्तित्व विहीनता वश एवं व्यक्तित्व पूर्ण मनुष्य का बहिर्विरोध प्रतिभा की न्यूनता होता है। उत्पादन में न्यूनता वश
उत्पादन में न्यूनता अवश्य व्यक्तित्व में विशालता नहीं है। उत्पादन क्षमता के साथ मनुष्य की न्यूनता सामाजिक सिद्ध नहीं है। व्यक्तित्व की ख्याति प्रतिभा पूर्वक और प्रतिभा का नियंत्रण व्यक्तित्व पूर्वक होता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलित जीवन ही समाज सामाजिकता एवं अखंडता है। यही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एकात्मकता है। मुझे लग रहा है इसमें स्पष्ट हो गया है ना। जी भैया। सिद्धांत विहीन पद्धति से संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था की सार्वभौमिकता होना संभव नहीं है। सिद्धांत विहीन पद्धति से संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था की सार्वभौमिकता होना संभव नहीं है। सार्वभौमिकता सिद्धांत ही है। सार्वभौमिकता सिद्धांत ही है। सिद्धांत वास्तविकता है। जो जैसा है वही उसकी वास्तविकता है। प्रत्येक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म से अधिक अभिव्यक्ति नहीं है। इनमें से कोई कम हो इकाई हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यानी रूप गुण स्वभाव धर्म से कोई चीज कम हो और फिर वो इकाई हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यदि वो इकाई है तो उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म रहेगा ही। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति श्रम गति परिणाम के रूप में द्रष्टव्य है। यही वास्तविकता है। प्रत्येक वास्तविकता सघन क्रम पूर्वक अभिव्यक्ति है। क्रम ही नियति है। नियति ही विकास गति श्रृंखला है। प्रकृति श्रम गति परिणाम है। इकाइयों का समूह है। संपूर्ण इकाइयां जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के रूप में द्रष्टव्य हैं। प्रत्येक इकाई अपनी वास्तविकता से संपन्न है। वास्तविकताओं का दर्शन मनुष्य ही करता है। मनुष्य में ही दर्शन क्षमता की अभिव्यक्ति है। यही दर्शन क्षमता जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का विश्लेषण है। फलतः प्रमाण त्रय स्थापित होता है। प्रमाणों के आधार पर ही सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। सिद्धांतों के आधार पर ही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था सिद्ध होती है। प्रकृति का मूल सिद्धांत श्रम गति परिणाम ही है। इसी सिद्धांत के आधार पर पूर्णता त्रय या तात्रय कालत्रय क्रियात्रय अवस्था चतुष्टय के विश्लेषण पूर्वक मनुष्य के चतुर आयाम और पांचों स्थितियां स्पष्ट हुई हैं। प्रकृति का मूल सिद्धांत श्रम गति परिणाम ही है। इसी सिद्धांत के आधार पर पूर्णता त्रय, जिसको गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता तात्रय यानी अमानवीयता मानवीयता अतिमानवीयता, कालत्रय क्रियात्रय भौतिक रासायनिक जीवन के, अवस्था चतुष्टय यानी चारों अवस्थाओं के विश्लेषण पूर्वक मनुष्य के चतुर आयाम यानी अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय, पांचों स्थितियां यानी व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र स्पष्ट हुई है। फलतः अवस्था चतुष्टय की वास्तविकताओं पर धर्म एवं स्वभाव का स्पष्टीकरण हुआ है। यानी पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञान अवस्था की वास्तविकताओं पर धर्म एवं स्वभाव का स्पष्टीकरण हुआ है। यही सिद्धांत की गरिमा है। सिद्धांत ही वाद विवाद संशय विपर्य अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोष से मुक्त यथार्थता का बोध सुलभ करा देता है। सिद्धांत ही वाद विवाद संशय विपर्य अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से मुक्त यथार्थता का बोध सुलभ कर देता है। यही शिक्षा की गरिमा है। शिक्षा पूर्वक ही मानव में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था सर्वसुलभ होती है, जिसका विश्लेषण हुआ है। मानवीयता जागृति के क्रम में पाई जाने वाली वास्तविकता है। यह प्रमाण सिद्ध हुआ है। इसी के आधार पर मानव संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का विश्लेषण हुआ है। इसीलिए परिणाम में ही गठन पूर्णता की महत्ता, श्रम में ही विश्राम की आवश्यकता, गति में ही गंतव्य की अनिवार्यता प्रकट है। गठन पूर्णता गणित के प्रयोग से सिद्ध होती है। क्रिया पूर्णता व्यवहार पूर्वक सिद्ध होती है। आचरण पूर्णता अनुभव पूर्वक सिद्ध होती है। ये सिद्धियां ही प्रमाण है। पूर्णता त्रय से अधिक मनुष्य जीवन में अध्ययन प्रमाणित नहीं है। इन्हीं में से के लिए ही विधिवत अध्ययन होना ज्ञानावस्था की विशेषता है। पूर्णता त्रय से अधिक मनुष्य जीवन में अध्ययन प्रमाणित नहीं होता है।
पूर्णता त्रय में से के लिए ही विधिवत अध्ययन होना ज्ञानावस्था की विशेषता है। ज्ञानावस्था में ही अध्ययन पूर्ण होता है। अध्ययन पूर्णता ही समाधान है। अध्ययन पूर्णता, निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। अध्ययन ही प्रमाण त्रय को प्रसारित करता है। इसीलिए प्रमाण त्रय ही संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता का सूत्र है। भोग और व्यापार मूलक क्षमता सार्वभौमिक संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था को प्रकट करने में असमर्थ है। प्रमाण त्रय पूर्वक ही मानव एवं मानवीयता की वास्तविकता स्पष्ट होती है। मानव के बिना मानवीयता तथा मानवीयता के बिना मानव की वास्तविकता स्पष्ट नहीं। प्रमाण त्रय पूर्वक ही मानव एवं मानवीयता की वास्तविकता स्पष्ट होती है। मानव के बिना मानवीयता तथा मानवीयता के बिना मानव की वास्तविकता स्पष्ट नहीं है। मानवीयता की अपेक्षा में अमानवीयता एवं अमानवीय मानवीयता की अपेक्षा में अमानवीयता एवं अति मानवीयता का अध्ययन होता है। अध्ययन ही वास्तविकता का दर्शन है। वास्तविकता विकास क्रमोप स्थिति है। प्रमाण ही सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप है, जो जीवन है। प्रयोग, व्यवहार, समाधान एवं अनुभूति से अधिक जीवन नहीं है। हाँ जी, इसमें कुछ अपन को चर्चा करना है क्या? हाँ जी, कोई किसी मुद्दे पे बात करना है? इसमें भैया एक विपर्यय शब्द आया है। विपर्यय का मतलब होता है मिथ्या। अच्छा। पतंजलि योग सूत्र में जो जैसा है उससे भिन्न उसको मान लेना, उसको विपर्यय कहते हैं। उसी को मिथ्या भी कहते हैं। मिथ्या ज्ञान को विपर्यय बोलते हैं, यानी भैया भ्रम करना था। हाँ, है। नहीं भैया, मैं दूसरा कुछ पूछूं। बताइए। वो ये बात पूरी हो जाएगी फिर पूछूंगा। हो गई बात, ये तो विपर्यय का मतलब पूछा था उन्होंने, बात हो गई। आ, एक जगह लिखा है विपुल उत्पादन अर्थात प्रतिभा संपन्नता। तो प्रतिभा संपन्नता मतलब विपुल उत्पादन ही है, बस इतना। हाँ, यहाँ पर जो व्यक्तित्व है वो व्यवहार के लिए है और प्रतिभा जो है वो उत्पादन के लिए है। उत्पादन के लिए। तो प्रतिभा संपन्नता पूर्वक विपुल उत्पादन होता है और व्यक्तित्व पूर्वक जो है न्यायपूर्ण व्यवहार की को पाता है मानव। तो इसीलिए व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। जी। लेकिन दोनों का संतुलन से ही जो है, जो जिसको अपन कह रहे हैं प्रमाण सिद्धि मिलती है ना। क्योंकि यदि व्यक्तित्व है और उत्पादन कम है, उत्पादन विहीन है, उस स्थिति में अंतर विरोध तो रहेगा। जी। लेकिन उसमें क्रांति की संभावना और गुणात्मक परिवर्तन की संभावना भी रहेगी। जी। यानी प्रतिभा संपन्नता की संभावना बनी रहेगी, है ना। और वही सामाजिकता को जन्म देगी। लेकिन अगर केवल विपुल उत्पादन है अर्थात प्रतिभा संपन्नता है और व्यक्तित्व नहीं है, उस स्थिति में अंतर बहिर्विरोध दोनों बना रहेगा और उसके कारण से संघर्ष, प्रतिक्रांति, युद्ध और असामाजिकता रहेगी। ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक, मतलब स्किल वाला पार्ट प्रतिभा है। हम्म। ठीक है। और कोई मुद्दा?
आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े भैया। ठीक है, फिर लिखा है प्रमाण त्रय ही विश्वास है। प्रमाण त्रय का मतलब है अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण, है ना। इन तीनों को मिला के कह रहे प्रमाण त्रय। मनुष्य में विश्वास की विहीनता ही अपूर्णता है। अपूर्णता विश्वास का द्योतक है। जीवन में अपूर्णता ही अध्ययन में अपूर्णता है। अध्ययन में अपूर्णता ही प्रतिभा व व्यक्तित्व में अपूर्णता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में अपूर्णता ही प्रबुद्धता में अपूर्णता है। प्रबुद्धता में अपूर्णता ही प्रामाणिकता में अपूर्णता है। प्रामाणिकता में अपूर्णता ही सामाजिकता में अपूर्णता। सामाजिकता अपूर्णता ही वर्गीयता। वर्गीयता ही जीवन में अपूर्णता है। यही अपूर्णताएं अविश्वास अथवा विश्वास विहीनता है। इसके स्थान पर जीवन में पूर्णता ही अध्ययन में पूर्णता है। अध्ययन में पूर्णता ही प्रतिभा व्यक्तित्व में पूर्णता है। प्रतिभा व्यक्तित्व में पूर्णता ही प्रबुद्धता में पूर्णता है। प्रबुद्धता में पूर्णता ही प्रामाणिकता में पूर्णता है। प्रामाणिकता में पूर्णता ही सामाजिकता में पूर्णता है। सामाजिकता में पूर्णता ही वर्ग विहीनता यानी अखंड समाज। वर्ग विहीनता ही जीवन में पूर्णता है। फिर लिखा है प्रमाण व सिद्धांत ही निर्विवाद हैं। प्रमाण पे कोई विवाद नहीं है और सिद्धांत में भी कोई विवाद नहीं। वास्तविकताओं को इंगित कराना ही प्रमाण का तात्पर्य है। विश्लेषण प्रक्रिया ही सिद्धांत है। यही सार्वभौमिक सत्य, सत्यता, नीति, नियंत्रण, स्थिति, परिस्थिति, जड़ चैतन्यात्मक पूर्णता त्रय प्रगठन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। विश्लेषण प्रक्रिया ही सिद्धांत है। यही सार्वभौमिक सत्य, सत्यता, नीति, नियंत्रण, स्थिति, परिस्थिति, जड़ चैतन्यात्मक पूर्णता त्रय प्रगठन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। फलतः मनुष्य जीवन में चारों आयाम, दिशा व पांचों स्थिति में विश्लेषित हुई है। फलतः मनुष्य जीवन में चारों आयाम, दिशा व पांचों स्थिति में विश्लेषित हुई है। यही वाद त्रय पूर्वक सहअस्तित्ववाद को प्रस्थापित किया है। यही विश्लेषण मनुष्य जीवन की परम गरिमापूर्ण मध्यस्थता को प्रमाणित किया है। मनुष्य जीवन में प्रामाणिकता, प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभूति ही है। आवश्यकीय सभी परिप्रेक्ष्यों एवं कोशों में मनुष्य प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है। आवश्यकीय सभी परिप्रेक्ष्यों एवं कोशों में, यहाँ कोश का मतलब पंचकोश से है ना। कोशों में मनुष्य प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है। पंचकोश का मतलब है प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय। प्रामाणिकता का प्रसारण मनुष्य जीवन में प्रसिद्ध है। यही मानव परंपरा को स्पष्ट करती है। मनुष्य की परंपरा में निर्विवादिता ही अभय, मनुष्य की परंपरा में निर्विवादिता ही अभयता, अभयता ही विश्वास, विश्वास ही सहअस्तित्व, सहअस्तित्व ही अखंडता, अखंडता ही सामाजिकता, सामाजिकता ही मानवीयता, मानवीयता ही मनुष्य के लिए प्रमाण एवं सिद्धांत, प्रमाण एवं सिद्धांत ही निर्विवाद है। एक बार फिर से इस पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। प्रमाण व सिद्धांत ही निर्विवाद है। वास्तविकताओं को इंगित कराना ही प्रमाण का तात्पर्य है। विश्लेषण प्रक्रिया ही सिद्धांत है। यही सार्वभौम सत्य, सत्यता, नीति, नियंत्रण, स्थिति, परिस्थिति, जड़ चैतन्यात्मक पूर्णता त्रय प्रकटन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। फलतः मनुष्य जीवन के चारों आयाम, दिशा एवं पांचों स्थिति में विश्लेषण हुई है। यही वाद त्रय पूर्वक सहअस्तित्व को प्रस्थापित किया है। यही विश्लेषण मनुष्य जीवन में परम गरिमापूर्ण मध्यस्थता को प्रमाणित करता है। मनुष्य जीवन में प्रामाणिकता, प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभूति ही है।
आवश्यकी सभी परिप्रेक्ष्यों एवं कोशों में मनुष्य प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता का प्रसारण मनुष्य जीवन में प्रसिद्ध है, यही मानव परंपरा को स्पष्ट करती है। मनुष्य की परंपरा में निर्विवादता ही अभयता, अभयता ही विश्वास, विश्वास ही सहअस्तित्व, सहअस्तित्व ही अखंडता, अखंडता ही सामाजिकता, सामाजिकता ही मानवीयता, मानवीयता ही मनुष्य के लिए प्रमाण एवं सिद्धांत, प्रमाण एवं सिद्धांत ही निर्विवाद है। इसलिए विश्वासपूर्ण जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम विश्वास विहीन पर्यंत प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम प्रसिद्ध हैं। विश्वासपूर्ण जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम विश्वास विहीनता पर्यंत प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम प्रसिद्ध हैं। प्रगतिशीलता कार्यक्रम में ही सतर्कता का द्योतक है, जो समाधान निरंतरता है। प्रगतिशीलता गुणात्मक परिवर्तन के क्रम में होती है। गुणात्मक परिवर्तन जागृति के क्रम में है। मनुष्य में विश्वास अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अतिमानवीयता क्रम ही है। मनुष्य में विश्वास अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अतिमानवीयता क्रम ही है। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर प्रगतिशील कार्यक्रम आरंभ होता है। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर ही प्रगतिशील कार्यक्रम आरंभ होता है। यही अमानवीयता से परिपूर्ण होने तक संबद्ध रहेगा। विश्वास स्थापित मूल्यों में साम्य मूल्य है। विश्वास मूल्य की अनुभूति मानवीयता में ही होती है। विश्वास ही क्रम से पूर्ण मूल्यानुभूति पर्यंत प्रगतिशीलता के लिए बाध्य करता है। विश्वास स्थापित मूल्यों में साम्य मूल्य है। विश्वास मूल्य की अनुभूति मानवीयता में होती है। विश्वास ही क्रम से पूर्ण मूल्यानुभूति पर्यंत प्रगतिशीलता के लिए बाध्य करता है। इसी क्रम में मनुष्य का गुणात्मक परिवर्तन होता है। फलतः वह सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होता है, जो समाधान निरंतरता का आधार है। यही सामाजिकता को प्रकट करता है, साथ ही उसको प्रमाण पूर्वक अक्षुण्ण बनाता है। तभी जीवन का चतुर्दिक उदय का मतलब है सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था। यही अभ्युदय है। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता ही चतुर्दिक उदय है। इसमें विषमता ही वर्ग है। अभ्युदय विहीन जीवन सामाजिक सिद्ध नहीं होता है। अभ्युदय विहीन जीवन अभ्युदय विहीन का मतलब संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था विहीन। अभ्युदय विहीन जीवन सामाजिक सिद्ध नहीं होता है। अभ्युदय का प्रमाण ही स्थापित मूल्यों की अनुभूति है। अभ्युदय ही जीवन सफलता है। यही चारों आयाम और पांचों स्थितियों में 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के लिए प्राण तत्व है, अर्थात मूल तत्व है। विश्वास विहीन प्रत्येक संबंध एवं संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य वहन सिद्ध नहीं होता है। दायित्व एवं कर्तव्य वहन की उपेक्षा अथवा तिरस्कार पूर्वक समाज संरचना नहीं होती है। विश्वास विहीन प्रत्येक संबंध एवं संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य वहन सिद्ध नहीं होता है। दायित्व एवं कर्तव्य वहन की उपेक्षा अथवा तिरस्कार पूर्वक समाज संरचना नहीं होती है और न ही सामाजिकता सिद्ध होती है। एक बार इस पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। विश्वास पूर्वक जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम विश्वास विहीनता पर्यंत प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम प्रसिद्ध हैं। प्रगतिशीलता कार्यक्रम में सतर्कता का द्योतक है, जो समाधान निरंतरता है। प्रगतिशीलता गुणात्मक परिवर्तन के क्रम में होती है। गुणात्मक परिवर्तन जागृति के क्रम में है। मनुष्य में विश्वास अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अतिमानवीयता क्रम है। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर ही प्रगतिशील कार्यक्रम आरंभ होता है। यही अतिमानवीयता से परिपूर्ण होने तक संबद्ध रहता है या रहेगा। विश्वास स्थापित मूल्यों में साम्य मूल्य है। विश्वास मूल्य की अनुभूति मानवीयता में ही होती है। विश्वास ही क्रम से पूर्ण मूल्यानुभूति पर्यंत प्रगतिशीलता के लिए बाध्य करता है।
इसी क्रम में मनुष्य का गुणात्मक परिवर्तन होता है, फलता है वह सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होता है, जो समाधान निरंतरता का आधार है। यही सामाजिकता को प्रकट करता है, साथ ही उसको प्रमाण पूर्वक अक्षुण्ण बनाता है। यही जीवन का चतुर्दिक उदय होता है, यही अभ्युदय है। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता ही चतुर्दिक उदय है। इसमें विषमता ही वर्ग है, यानी वर्गीयता है, समुदाय चेतना है। अभ्युदय विहीन जीवन सामाजिक सिद्ध नहीं होता है। अभ्युदय का प्रमाण ही स्थापित मूल्यों की अनुभूति है। अभ्युदय ही जीवन सफलता है। यही चारों आयाम एवं पांचों स्थिति में 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के लिए प्राण तत्व है, अर्थात मूल तत्व है। विश्वास विहीन प्रत्येक संबंध एवं संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य वहन सिद्ध नहीं होता है। दायित्व एवं कर्तव्य वहन की उपेक्षा अर्थात तिरस्कार पूर्वक मानव समाज या समाज संरचना नहीं होती है और ना ही सामाजिकता ही सिद्ध होती है। विशेषतः मनुष्य के साथ प्रतिक्रिया अपराध के बिना नहीं विशेषतः मनुष्य के साथ प्रतिक्रिया अपराध के बिना नहीं होती है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में किया गया संघर्ष ही प्रतिक्रियावादी जीवन है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में किया गया संघर्ष ही प्रतिक्रियावादी जीवन है। अमानवीयता ही संघर्ष का प्रधान कारण है। अमानवीयता की सीमा में अभ्युदय संभव नहीं है। अभ्युदय विहीन जीवन मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं है। अभ्युदय विहीन जीवन मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं है। अभ्युदय के लिए मानवीयता ही एकमात्र आधार है। अपराध एवं प्रतिक्रियात्मक जीवन स्वस्थ एवं सफल नहीं है। अपराध एवं प्रतिक्रियात्मक जीवन स्वस्थ एवं सफल नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य में वांछा पाई जाती है। इसी तत्ववश मानव मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य है। विशेषतः मनुष्य के साथ प्रतिक्रिया अपराध के बिना नहीं होती है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में किया गया संघर्ष ही प्रतिक्रियावादी जीवन है। अमानवीयता ही संघर्ष का प्रधान कारण है। अमानवीयता की सीमा में अभ्युदय संभव नहीं है। अभ्युदय विहीन जीवन मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं है। अभ्युदय के लिए मानवीयता ही एकमात्र आधार है। अपराध एवं प्रतिक्रियात्मक जीवन स्वस्थ एवं सफल नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए मनुष्य में वांछा पाई जाती है। इसी तथ्यवश मानव मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य है। इसमें कोई मुद्दे पे बात करना है? सुरेन भैया, हाँ जी। सेकेंड लाइन थोड़ा सा मैं सोच रही थी देख लो। विश्लेषण प्रक्रिया ही सिद्धांत है, तो ये प्रक्रिया हाँ। है, विश्लेषण क्रिया नहीं है ना। तो हाँ। इसको मतलब थोड़ा सा यदि एक्सप्लेन करें कि हम जिस जिस लेवल पे जाके विश्लेषण कर रहे हैं या कैसे इसको, मतलब यदि वृत्ति में विश्लेषण जो हम कह रहे हैं विचार में, उसको इससे अलग देखना है। सिद्धांत तक जब देखने जाएंगे तो पूरा पूर्णता त्रय की बात कर रहे हैं ना। मतलब हाँ। विश्लेषण क्रिया सार्वभौमिक सत्य, सत्यता, नीति, नियंत्रण, स्थिति, परिस्थिति, जड़ चैतन्यात्मक पूर्णता त्रय प्रकटन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो और साथ ही चारों आयाम, दिशा और पांचों स्थिति में विश्लेषित हुई है। तो इतने पूरे को जब एक एक क्रम से रखने को, उसको पूरे को विश्लेषण क्रिया प्रक्रिया कह रहे हैं। हाँ जी, उसी को कह रहे जी, ठीक है। और मूल में जो है ना श्रम गति परिणाम ही है। जी, तो जो भी विश्लेषण होता है वो श्रम गति परिणाम के अर्थ में ही होता है। अच्छा, इसलिए श्रम गति परिणाम ही सिद्धांत है। हाँ, इसीलिए श्रम गति परिणाम ही प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति में जो सिद्धांत है वो श्रम गति परिणाम। श्रम गति परिणाम की निरंतरता होती है ना।
मतलब ऐसा नहीं होता है कि श्रम खत्म हो गया तब गति होती है और जब गति पूरी हो गई तो परिणाम होता है, जी ऐसा नहीं है। श्रम गति परिणाम की निरंतरता रहती है। जी जैसे पदार्थावस्था में जो श्रम है उससे जो गति है वो प्राणावस्था है, और प्राणावस्था जो है अपने आप में परिणाम भी है ना। और प्राणावस्था में पुनः श्रम है, उसके कारण से गति जीवावस्था है, जीवावस्था स्वयं में परिणाम है। जीवावस्था में फिर पुनः श्रम है, और पुनः श्रम के कारण से उसमें गति है जो ज्ञानावस्था है। ज्ञानावस्था अपने में है ना परिणाम है। तो जो लिखा है ना कि श्रम और गति बराबर परिणाम, गति जी और परिणाम, है ना, गति प्लस परिणाम बराबर श्रम, परिणाम प्लस श्रम बराबर गति, ऐसा है जो। अच्छा, ये पूरा इंटर रिलेटेड इस तरह से है। हाँ, हर एक तो अवस्था में उसके बाद अगली जैसे अवस्था में पदार्थ, फिर वही प्रक्रिया। हाँ, तो जो पदार्थावस्था है वो परिणाम है जी प्लस उसमें श्रम है, जी तो परिणाम प्लस श्रम के बराबर गति है, तो गति क्या है, तो प्राणावस्था है। प्राणावस्था हो गई। जी हाँ, अब प्राणावस्था जो है परिणाम है, जी और वो श्रम के साथ जुड़ती है, उसमें पुनः श्रम है ना, जी तो श्रम है तो उसमें गति है, गति जीवावस्था है। जी तो श्रम गति परिणाम की निरंतरता में ही ये सारे तथ्यों का अध्ययन होता है, जी जिसको सत्य, सत्यता, नीति, नियंत्रण, स्थिति, परिस्थिति, जड़ चैतन्यात्मक क्रिया में पूर्णता, जैसे क्रिया में गठन पूर्णता, गठन पूर्णता एक परिणाम है, लेकिन गठन पूर्णता में पुनः श्रम है, जी तो उसके कारण से उसमें जागृति क्रम है ना। जागृति क्रम में क्रिया पूर्णता जो है एक परिणाम है, जी फिर उसमें श्रम है, उसके आधार पे गति है, जी तो वो गति जो है फिर आचरण पूर्णता है। बहुत ही बढ़िया। और इसी तो तरह से आचरण पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है। इसी तरह से परमाणुओं में प्रस्थापन विस्थापन श्रम है, हाँ, उसमें फिर वो गति है, गति के साथ फिर परिणाम का अमरत्व है। प्रस्थापन विस्थापन क्या बोला आपने? और प्रस्थापन विस्थापन श्रम है? श्रम, हाँ। नहीं, श्रम का मतलब बल है, मतलब जो क्रिया करने के लिए जो बल है ना, जी उसको श्रम कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो तीनों श्रम गति परिणाम को यहाँ कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी पूर्णता है ना, विकास पूर्णता। हर क्रिया करने के लिए बल रहता ही है ना, इसलिए गति में श्रम समाया रहता है। जी मतलब जो बल है ना उसी का जो परावर्तित रूप है वो गति के रूप में है ना, शक्ति, तो इसको यहाँ अपन पे शक्ति भी। श्रम मतलब जो बल है क्रिया करने के लिए, उसको हाँ, कह वो रहे हैं। ऊर्जा संपन्नता बस है। बस है, हाँ, इसलिए वो बल ऊर्जा होने के कारण ही संपन्नता के क्रिया है। कारण से बल बना रहता है। जी, इसलिए क्रिया है। हर, हाँ, इसीलिए क्रिया ही उसमें गति गति भी है। है। जी क्रिया भी है और गति भी है, और क्रिया और गति है इसलिए परिणाम है जी ना। तो इसीलिए जो उसको श्रम गति परिणाम को ऐसा समझाया है कि श्रम प्लस गति बराबर परिणाम, गति प्लस परिणाम बराबर श्रम, और परिणाम प्लस श्रम बराबर गति। ये ठीक है ना, स्पष्ट हो गया? जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बहुत ही आपने आगे तक पूरा जोड़ दिया ना, आचरण पूर्णता तक, क्योंकि गंतव्य जो गम्य स्थल ही है वो तो आचरण पूर्णता ही है ना। हाँ, फिर मानव परंपरा में भी इसको जो है उन्होंने स्पष्ट किया है कि चारों आयाम, जी तो चारों आयाम, दिशा हाँ। और पांचों स्थितियां भी श्रम गति परिणाम के अर्थ में ही विश्लेषित होती। तो भैया यहाँ दिशा का तात्पर्य क्या है? चारों आयाम, दिशा व पांचों स्थिति में विश्लेषित हुई है। दिशा ही तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, जी जी तो जी मानव में जागृति क्रम के रूप में दिशा है। हाँ हाँ हाँ, जागृति क्रम में दिशा। हाँ, ओके। जागृति ही दिशा है ना, जागृति के लिए दिशा, जागृतिशीलता के लिए जो दिशा है। विकास और जागृति यही दिशा है ना, विकास और ह्रास, जागृति अजागृति।
दिशाएं दो ही हैं, विकास और ह्रास, है ना। ठीक है, और कोई मुद्दा है इसमें? भैया जी। इस तो श्रम गति परिणाम जो है ना, इसमें जड़ में और चेतन में दोनों को एक बार फिर से बताया थोड़ा। देखिए, जो चारों अवस्थाओं की प्रकृति है ना, तो उसमें पदार्थावस्था को यदि अपन समझते हैं तो पदार्थावस्था में विकास क्रम के लिए गति है ना, और वो गति कहाँ तक है, तो विकास तक है। विकास तक है यानी गठन पूर्णता तक है ना। जैसे अपन परमाणु में समझें तो परमाणु में जो गति है वो क्या है, तो गठन पूर्णता के लिए गति है ना। तो इस तरीके से जो गति की दिशा जो है वो विकास हुई, और गठन पूर्णता जो है परिणाम हुआ, है ना। और उसमें गति के लिए जो ऊर्जा संपन्नता के रूप में बल संपन्नता है, जो सत्ता में संपृक्तता से प्राप्त होती है ना। सभी परमाणु सत्ता में संपृक्त हैं, सभी परमाणु अणु सत्ता में संपृक्त हैं, इसीलिए उनमें क्रियाशीलता और ऊर्जा संपन्नता दोनों सिद्ध होती है ना। तो जो ऊर्जा संपन्नता है वही बल संपन्नता है। तो बल संपन्नता के कारण से उसमें क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता के कारण से उसमें गति है ना। जो गति है वो किसी एक दिशा में है, जो दिशा विकास है ना। तो जब गति पूर्वक परमाणु विकास को प्राप्त कर जाता है तो गठन पूर्णता है, जो परिणाम है। उससे पहले तक जो परिवर्तन होता है परमाणु में वो यथा स्थितियां है ना। यथा स्थिति भी परिणाम है, लेकिन जो मूल परिणाम है जिसको अपन परिणाम कह रहे हैं वो गठन पूर्णता है ना। ठीक है। तो ये हो गया जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति में हो गया ना, है ना। ठीक है। अब जो चैतन्य प्रकृति है ना, उसमें चेतना है, चेतना ही ज्ञान है जिसको अपन ज्ञान कह रहे हैं। तो ज्ञान ही बल है जिसको अपन बल कह रहे हैं। चैतन्य प्रकृति में ज्ञान ही बल है। ठीक है। तो ज्ञान पूर्वक ही गति है। तो क्या गति है, तो जागृति की ओर गति है, जिसको जागृति क्रम कह रहे हैं ना। तो जागृति के ओर जो गति है, जो जिसको अपन ज्ञानावस्था में भ्रमित ज्ञानावस्था कह रहे हैं। भ्रमित ज्ञानावस्था में जो ज्ञान पूर्वक गति है, मतलब जो हम लोग जैसे अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, यही जो है उसमें श्रम है ना। अध्ययन अभ्यास के रूप में जो श्रम है, इससे जो गति है वो क्या है, तो आचरण पूर्णता है। आचरण पूर्णता गठन पूर्णता के बाद दूसरा प्रमाण है, परिणाम है ना। क्रिया पूर्णता भैया, गठन वो अपना क्रिया पूर्णता, तो क्रिया पूर्णता दूसरा परिणाम हो गया। ठीक है। अब क्रिया पूर्णता में पुनः गति है, और ये गति जो है, उस गति करने के लिए जिसको अपन कह रहे हैं बल प्राप्ति रहता है। तो वो जो गति है उससे जो परिणाम है वो आचरण पूर्णता है। ठीक है। आचरण पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है, और आचरण पूर्णता में जो गति है वो सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में बनी रहती है। ठीक है। इस तरीके से ये दोनों चैप्टर काफी अच्छे रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा ही मतलब ये जैसे पीछे भी वो आया था तेरे प्रेमानुभूति वाला जो हमने कल पढ़ा था, उसके अंदर में भी पूरा ही अध्ययन एक तरह से सारा समाप्त कर दिया था। और इसमें भी जैसे विश्वास मुद्दे के साथ पूरा अध्ययन स्पष्ट कर दिया ये पूरी बुक है, कि भाई इसके साथ सभी चीजें जोड़ दी हैं, जैसे कि प्रगतिशील गुणात्मक परिवर्तन है, फिर समाधान है, समाधान की निरंतरता है, जागृति है, फिर उसके बाद अति मानवीयतापूर्ण परिपूर्ण होते हुए संबंध रहना, फिर साम्य मुद्दे के साथ पूरा उसको विश्वास को जोड़ दिया। ये सतर्कता सजगता के साथ भी, सामाजिकता के साथ भी, चतुर्दिक के साथ भी, अभ्युदय के साथ भी, सर्वतोमुखी समाधान,
स्थापित मूल्य के साथ, ये मतलब पूरा ही ऐसे ही लगता है कि जैसे इससे ऊपर वाला ये परमाणु सिद्धांत भी निर्विवाद है, ये भी पूरा का पूरा ही जैसे बुक को ही समअप कर दिया हो। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही बढ़िया है। ये भी अच्छा सूत्र है कि जीवन में पूर्णता ही अध्ययन में पूर्णता है ना। हाँ बिल्कुल एकदम से। अध्ययन और वो पूर्णता, अध्ययन पूर्णता ही प्रतिभा और व्यक्तित्व में पूर्णता है, प्रतिभा और हाँ व्यक्तित्व में पूर्णता ही प्रबुद्धता में पूर्णता है, प्रबुद्धता में पूर्णता ही प्रामाणिकता में पूर्णता है, प्रामाणिकता में पूर्णता ही सामाजिकता में पूर्णता है, और सामाजिकता में पूर्णता ही वर्ग विहीन अखंड समाज है ना। हाँ मतलब कि वर्ग सभी मतलब विहीनता कि ही जीवन में पूर्णता है। बिल्कुल। तो पूर्णता को भी हर स्तर पे स्पष्ट कर दिया है। हाँ हर स्तर पर स्पष्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया किया है। मतलब कि पैराग्राफ कितना छोटा संक्षिप्त था, और उसके अंदर में पूरी बुक को ही एक तरह से पूरा सारे अध्याय ये जैसे इसी में आ गए हैं। और कल भी ऐसे ही किया था, उसके अंदर इसमें जो है विश्वास मूल्य को लिया, और कल वो प्रेम मूल्य को दिया था, उसी प्रेम मूल्य के साथ सभी जोड़ दिया था। बहुत बढ़िया। तो विश्वास पूर्ण जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम, और विश्वास विहीन जीवन में प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम हो सकते हैं। हाँ ठीक है, और कुछ इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अगला अध्याय जो है कल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है ठीक है। अध्याय पाठक जी 50, एक क्योंकि जगह वो, आपने ना कोशों की बात करी हाँ थी, हाँ जी, तो उसको एक बार कोश को कौन पढ़ाना एक बार आप, है एक जगह आप कोष, उसमें कौन हाँ पढ़िए ना उसको एक पंचकोश, बार, परिपेक्ष एवं कोण है क्या वो। आप कौन पढ़िए उसको, कोश मत पढ़िए उसको। हाँ, ये 248 में आपने सही ध्यान दिलाया। आवश्यकी ये सभी परिपेक्ष एवं कोणों में हाँ मनुष्य प्रमाणित होना, मनुष्य कोणों में मनुष्य प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है। हालांकि इसमें कोसों लिखा हुआ है, नई वाली किताब में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। दोनों में कोश लिखा दोनों में कोस लिखा है क्या। है, इसको कौन करने से ठीक हो जाएगा। यहाँ भी कोसों में लिखा है, कोसों में, जिसको अपन परिपेक्ष कहते हैं। परिपेक्ष तो वस्तुतः जो परिपेक्ष जिसको कह रहे हैं वो तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र है ना, आवश्यक की सभी परिपेक्षों में। और जब कोण कहेंगे तो क्या होगा, कोष कहेंगे तो कोषों में प्रमाणिकता का मतलब है कि आनंदमय कोष से विज्ञानमय कोष में प्रमाणित होना है, विज्ञानमय कोष की जागृति। और लेकिन यदि कोण कहते हैं तो दृष्टिकोण ही होगा, दृष्टि के रूप में ही होगा ना कोण, तो फिर न्याय धर्म सत्य के रूप में प्रमाणित होना, ऐसा आएगा अर्थ। अजीत भाई ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, हाँ, एकदम ठीक। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोण शब्द ज्यादा ठीक, अप्रोप्रिएट है। लेकिन यदि कोष भी लिखा है तो भी ये अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मानव का आनंदमय कोष से विज्ञानमय कोष का प्रमाण होता है ना इस रूप। और ये भी ठीक है। जीव चेतना में आनंदमय कोष है, भ्रमित ज्ञानावस्था तक आनंदमय कोष है, केवल जागृत मानव में विज्ञानमय कोष है, विज्ञानमय कोष का प्रमाणित होना से। लेकिन जीव मुझे चेत आपका सजेशन ज्यादा ठीक लग रहा है कि यहाँ परिपेक्ष एवं कोणों में मनुष्य प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है। और बताइए।
बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ स्पष्ट है ना। मेरा पढ़ते समय उधर ध्यान गया था, जो आपने ध्यान दिलाया उस पर मेरा गया था, लेकिन मैंने कहा कि इसको समझेंगे। और बताइए कोई बात। ठीक है, फिर आज यहीं पे अपन विराम लगाते हैं, फिर कल मिलते हैं। चतुर्दिक उदय बराबर ही अभ्युदय कह रहे हैं ना। हाँ, और अभ्युदय का मतलब है सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता। जी बाबा इसी अभ्यास दर्शन के लास्ट में चतुर्दिक उदय लिखा है ना, जी जो बहुत सारे लिखे हुए हैं, उसमें चतुर्दिक उदय भी लिखा हुआ है। जी उसमें लिखा है संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। जी और यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, चतुर्दिक उदय में अभ्युदय, और अभ्युदय ही सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ऐसा लिखा हुआ है ना। जी बल्कि सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता लिखा हुआ है इसमें, है ना। जी जी एक सूत्रता, सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता। जी तो संस्कृति का मतलब है जिसको हम लोग विचार आयाम कह रहे हैं ना, समाधान कह रहे हैं या जी शिक्षा कह रहे हैं, वो संस्कृति है। जी और जब हम व्यवहार का निर्वाह करते हैं, जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हुए, तब वो सभ्यता है। जी और इन दोनों के साथ ही विधि व्यवस्था में जीना बनता है ना, तभी उसकी एक सूत्रता बनती विधि व्यवस्था की। यदि संस्कृति नहीं है तो सभ्यता नहीं है, और संस्कृति सभ्यता नहीं है तो विधि व्यवस्था नहीं है। जी तो इसका क्रम ही यही है कि पहले संस्कृति यानी पहले समाधान, उसके बाद जो है न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता, और उससे सामाजिकता, और उसके साथ फिर विधि व्यवस्था। और यदि सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था में एक सूत्रता नहीं है तो विषमता है, और यदि विषमता है तो वर्गीय चेतना है ना, जिसको समुदाय चेतना भी कह रहे हैं ना। वर्ग है या वर्गीय चेतना है या समुदाय चेतना है। और समुदाय चेतना है तो असामाजिकता है। अभ्युदय विहीनता सामाजिक जीवन सिद्ध नहीं होता है ना, यानी असामाजिकता है। अभ्युदय का प्रमाण ही मूल्यानुभूति, स्थापित मूल्यों की अनुभूति है। अभ्युदय ही जीवन सफलता है। तो जिसको अपन जीवन सफलता कह रहे हैं, उसका मतलब है अखंड समाज में सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का स्थापित हो जाना, उसी को कह रहे हैं। उससे पहले जीवन सफल नहीं है। फिर कह रहे हैं कि यही चारों आयाम और पांचों स्थिति और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के लिए प्राण तत्व है। यानी जो सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था है, वही चारों आयाम, पांचों स्थिति और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के लिए प्राण तत्व या मूल तत्व है, ऐसा। उसी के साथ जो है विश्वास आता है, और इसीलिए कहा कि विश्वास विहीनता प्रत्येक संबंध एवं संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य वहन सिद्ध नहीं होता है। विश्वास विहीनता पूर्वक कर्तव्य दायित्व वहन होता नहीं। तो जैसे विश्वास को यदि अपन समझते हैं, तो जैसे जैसे हमको विचार आयाम में समाधान स्पष्ट होता है, तो सबसे पहले यथार्थता के प्रति दृढ़ता आती है, जिसको अपन कह रहे हैं कि स्वयं में विश्वास। यथार्थता के, सत्यता के और वास्तविकता के प्रति जो दृढ़ता है ना, उसको स्वयं में विश्वास कह रहे हैं। इसके बाद परस्परता में विश्वास आता है, जब संबंध में विश्वास आता है ना, तो वहाँ परस्परता में विश्वास आता है, जो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। फिर इसके बाद परस्परता में न्याय आता है, और फिर वहां से विश्व परिवार तक न्याय की निरंतरता के रूप में विश्वास की निरंतरता है।
तो यही विश्वास जब 10 सोपान में सिद्ध हो जाता है, उसी का नाम प्रेम महता है। प्रेम महता है, सत्ता महता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, इस तरीके से। तो इसीलिए ये कहा कि विश्वास ही मूल वस्तु है ना। सबसे जो साम्य मूल है वो विश्वास ही है। विश्वास के बिना संभव नहीं है, इसीलिए लिखा प्रमाण त्रय ही विश्वास है। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। फिर भी हरिहर काफी हेलो। लोग। हाँ हाँ योगेश भाई। हाँ, तो मतलब विश्वास को जैसे आपने एक तो स्वयं में बताया, सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता को जानने के रूप में, फिर जो है नहीं, दृढ़ता के नियमपूर्ण रूप में, व्यवहार हाँ, की बोध के निरंतरता रूप के है। हाँ, दृढ़ता के रूप में, हाँ ठीक है। हाँ, उसी तरह जो है हाँ व्यवसाय में जो है नियमपूर्ण उत्पादन के रूप में भी जो है, जिसको प्रयोग प्रमाण बताया, हाँ हाँ जी, उधर भी विश्वास, उस रूप में विश्वास है। वो भी विश्वास है। उसी को हाँ, अपन कह रहे हैं व्यवस्था में भागीदारी में हाँ, विश्वास। हाँ जी, हाँ जी, व्यवस्था में भागीदारी में विश्वास। बिल्कुल हम्म। ठीक बात है। फिर मानवीयता में विश्वास। हाँ, सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता में तो मुझे लगता है कि सब कुछ में आ गया है ना विश्वास। अगर सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता में विश्वास आ गया, विश्वास हो गया, उसको समझ लिया, अरे तो उससे केवल स्वयं में विश्वास आएगा, है ना। ठीक बात है। उसी को ज्ञान बोल रहे हैं। वो हाँ जी। ज्ञान के रूप में बोध हो गया ना। हम्म जो दृढ़ता मतलब बोध का हो जाना, निष्ठा का स्थापित हो हम्म जाना, है ना। जी। वो बोध हो गया, है ना। बोध होना ही विश्वास है। हाँ जी, जिसको अपन विश्वास की अनुभूति कह रहे हैं ना, वो बोध है। निश्चयात्मक स्वीकृति। हाँ, वही निश्चयात्मक स्वीकृति ही बोध है ना। बोध बोध ही ज्ञान है, क्योंकि बोध में फिर ज्ञान का प्रकटन। इसी को फिर अवधारणा भी कह वही, सकते हैं। हाँ वही फिर जब जीने में प्रमाणित होता है तो विवेक और विज्ञान। विवेक और विज्ञान, हम्म। ठीक बात है भैया। जब हम सह-अस्तित्व में विश्वास हो जाता है तो अखंड समाज मानसिकता बन जाती है। अस्तित्व सह जी, अस्तित्व है, जब इस पे विश्वास हो जाता है ना, तो हमारे अंदर अखंड समाज मानसिकता के रूप में वो परावर्तित होता है। जी, व्यवहार में अखंड समाज के रूप में, और जब उसको व्यवस्था में देखते हैं तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था में। यानी। और ये सब भैया भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति के क्रम में ही रहता है। आप जो चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान, हाँ, विश्वास, ये सब स्थितियां हैं। इसमें जो भी स्थितियां हैं ना, जिनको अपन स्थितिपूर्ण सत्ता कहते हैं या सत्ता महता कहते हैं, या जी, स्थापित मूल्यों के रूप में जो स्थापित मूल्यों की सत्ता है, हाँ जी, इन सब वास्तविकताओं का भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति होती है बस। जी 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 और जो क्रिया है, जिसको अपन क्रिया कह रहे हैं ना, भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया, जी तो भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया का दर्शन होता है। तो इसीलिए जी। दर्शन और अनुभूति दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। दर्शन जो है वो विश्लेषण पूर्वक होता है जी ना। दर्शन का मतलब है विश्लेषण पूर्वक। तो विश्लेषण पूर्वक हम्म, हमको रूप, गुण, स्वभाव, धर्म जो है वो क्रमशः स्पष्ट होता है।
जी देश काल दिशा हमको क्रमशः स्पष्ट होती है, सह अस्तित्व हमको स्पष्ट होता है। तो जी इसलिए वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, इन तीनों प्रकार के सत्य का दर्शन है। लेकिन इसमें जो संपृक्तता है या जिसको अपन धर्मीयता कह रहे हैं, उसकी अनुभूति है। जी जी उसकी अनुभूति। तो जैसे यानी कि स्थापित मूल्यों के, ज्ञान, प्रेम, हाँ, विश्वास, हाँ जी, ये सब, और और व्यापक, ज्ञान, हाँ प्रेम, विश्वास और व्यापक, ये हाँ, इन चारों सब की की अनुभूति अनुभूति होती। मूल्यों उसी की क्रम से अनुभूति भास, होती। आभास, प्रतीति और जी 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 भैया, मूल्यों स्थितियों की, की नैतिकता अनुभूति की, होती है, हाँ, क्रिया। इन सब की अनुभूति। हाँ, हाँ जी, हाँ जी जैसे जी मान लीजिए कि अपना अपने पिताजी या माताजी के ऊपर जो विश्वास है, उसका दर्शन नहीं होता, उसका विश्लेषण नहीं होता है ना, नहीं उसकी नहीं नहीं, अनुभूति होती है, उसकी अनुभूति होती है अनुभूति बस। होती। तो इसलिए स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है, और दर्शन क्रियाओं का होता है। व्यवहार क्रिया का दर्शन होगा, व्यवसाय क्रिया का, विचार क्रिया का दर्शन होगा, अनुभव क्रिया का भी दर्शन होगा। तो जहाँ क्रिया है वहाँ दर्शन है, जहाँ क्रिया नहीं है वहाँ पे अनुभूति है, भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति है। ठीक है ना भैया? भैया जी इसका भैया थोड़ा जी। सा और थोड़ा और एक्सप्लेन जैसे कि आप ये जो बोल रहे हैं दर्शन वाली बात जैसे कर रहे हैं और अनुभूति की जो बात कर रहे हैं, तो जी जी दर्शन के अंदर में जैसे कि भौतिक और रासायनिक चीजों से मिला ये शरीर बना ये शरीर है, और हाँ जीवन ज्ञान रूपी वो जो 10 क्रियाओं से जो कार्यक्रम होता है उसमें अनुभूति है। और ये जो इसमें जो व्यंजनीयता होती है, फिर ये जिस तरह से जो कुछ भी हमारे जीवन में है और उसकी समझ के अनुसार से जो परिस्थिति होती है उस समझ के अनुसार से इसके अंदर में वो संकेत ग्रहण करता है और फिर अभिव्यक्त करता है। हम्म और उसके ऊपर जो वो जो इन प्रभाव पड़ता है जो शरीर के ऊपर, तो उसको भी क्या दर्शन बोलते हैं कि उसको देखना भी। देखिए, जीवन जो है ना, भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं का दर्शन कर सकते हैं। शरीर की क्रियाएं ठीक है। मतलब जिसको अपन इंद्रिय का क्रिया कह रहे हैं, जिसको हाँ। अपना हृदय का क्रिया, प्राण का क्रिया है ना। इसके हम्म। अलावा जो शरीर के माध्यम से क्रिया होती है ना, जिसको हम लोग व्यवसाय का क्रिया कह रहे हैं, है ना, हाँ हाँ उन सब ठीक है। का दर्शन जो है वो जीवन करता है। जीवन में ठीक है। सभी क्रिया एक दूसरे क्रिया का दर्शन करती है। जैसे वृत्ति मन का दर्शन करती है ना, चित्त जो है वो वृत्ति का दर्शन करता है, हम्म। और बुद्धि चित्त का दर्शन करती है। हम्म। एक क्रम से ऐसा दर्शन, तो मतलब जो, इसमें हाँ जिस तरह से जैसे कि जब आत्मा बुद्धि के दर्शन कर सकेगी और या बुद्धि आत्मा के अनुरूप चलेगी या वृत्ति जो है वो बुद्धि के अनुरूप चलेगी और वृत्ति जो है वो चित्त के अनुरूप चलेगी और मन वृत्ति के अनुरूप चलेगा, तो उस स्थिति के अंदर में जब ये पूरा का पूरा आत्मा रूपी हो जाएगा, तो उस समय इसके अंदर में जो भौतिक और रासायनिक और ये मेधस के साथ बना हुआ ये भौतिक और रासायनिक पार्ट जो है, ये शरीर जो है, तो उसके अंदर में ऐसी स्थिति भी होगी कि उसका पूरा दर्शन होगा और उसके अंदर में कोई हलचल नहीं होगी, गति ना हो, ऐसा भी होता है। हाँ, गति से उसमें हलचल नहीं होगी का क्या मतलब है? केवल इतना ही है मतलब कि ये जो भौतिक रासायनिक क्रियाओं की जो संवेदनाएं हैं, जी। है ना, वो संज्ञानीयता में नियंत्रित हो जाती है। और हाँ नियंत्रित वही। होने का मतलब है कि हलचल नहीं होगी, नहीं, क्रिया तो बनी रहती है हाँ लेकिन नियंत्रित क्रिया होती है। नियंत्रित रहेगी, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर क्रिया ही रुक जाएगी तो शरीर हाँ खत्म हो जाएगा ना।
क्रिया तो निरंतरता में ही रहती है, चाहे वो हाँ, भौतिक हाँ। क्रिया हो, चाहे रासायनिक क्रिया हो, चाहे जीवन क्रिया हो। हम्म। क्रिया निरंतरता में बनी रहती है, क्योंकि उसको ऊर्जा संपन्नता बस निरंतर क्रिया बनी रहती है। ठीक है। बस उस बढ़िया। क्रिया में, क्रिया होते हुए उसमें परिणाम परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है क्रिया में। जो क्रियाशीलता है ना, वो परिणाम परिवर्तन और परिमार्जन के साथ है। यही सुख शांति आनंद है। हैं? यही सुख शांति संतोष आनंद होगा जब पूरे नियंत्रण रहेगा इसे निरंतरता रहेगी जब। हाँ। नियंत्रण की निरंतरता रहेगी। वही सुख है। बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। और कोई मुद्दा तो नहीं है? नहीं तो फिर अपन अभी विराम दे सकते हैं। चर्चा को अभी यहीं विराम देते हैं ना, फिर कल मिलते हैं। जी भैया। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, लेकिन अपन ने 2 अध्यायों का पठन कर लिया। ठीक है सुनील भाई, कल मिलते हैं। ठीक है। हरिहर हरिहर हरिहर। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। नमस्ते हरिहर भैया। हाँ हरिहर हरिहर हरिहर।